तो आपके सामने पीस पैलेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में तमाम जजेस पहुंचने लग गए। हम आपको बता दें तमाम जजेस जो हैं वो टोनी एब्राहम, जज रॉनी एब्राहम के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब से बस कुछ देर बाद जज रॉनी एब्राहम जो हैं वो बोलना शुरू करेंगे, जो इस वक्त आपके सामने है। जज रॉनी एब्राहम, भारतीय नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव के मामले में जिससे पाकिस्तान ने गलत ढंग से पकड़ रखा है और मौत की सजा सुना दी है, उस पर फैसला सुनाने जा रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। La Cour se réunit aujourd'hui pour rendre en audience publique sa décision sur la demande en indication de mesures submitted by India in the Jadhav case, India versus Pakistan. I would recall that on 8th of May 2017, मैं आपको बताना चाहूंगा the कि government of India filed in the registry of the court भारत ने रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में फाइल किया था instituting proceedings against Pakistan, एक याचिका जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ था to alleged जो कि violations कुलभूषण जाधव को फांसी दिए जाने के खिलाफ था on consular relations in the matter of the detention and trial of an Indian national, Mr. ये मामला था Kulbhushan Sudhir हिरासत में ले Jadhav, जाने को लेकर, कुलभूषण जाधव को हिरासत में ले जाने को लेकर, in Pakistan. जिन्हें पाकिस्तान में रखा गया था एक जेल में। India, referring to Article 41, भारत ने आर्टिकल 41 का जिक्र किया था अपनी दलील में। Articles 73, 74, 73, 74 इन तमाम आर्टिकल्स का जिक्र भारत ने अपनी दलील में किया है कोर्ट के सामने। submitted a request for the indication of provisional measures उन्होंने कहा aimed कि at प्रोविजनली कुछ safeguarding फैसले the लिए जाएं rights इस मुद्दे it पर claims under the Vienna Convention, pending the court's decision on the merits. उन्होंने कहा कि कोर्ट के कोई भी अंतिम फैसले से पहले वियना कन्वेंशन का खास ख्याल रखा जाए। The introductory paragraphs of the order, which set out the main elements in the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. मैं इस वक्त सभी चीजों की समरी आपके सामने रखने वाला हूं। At paragraph 30. The context in which the present case has been brought before the court जिस संदर्भ में मामला लाया गया है as follows. वो इस तरह से Mr. Jadhav has been in the custody of Pakistani authorities जाधव पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में है, 3 मार्च से उनके कब्जे में है। Although the circumstances of his arrest remain in dispute between the parties. हालांकि जिन हालात में उन्हें कब्जे में लिया गया वो विवादों में है। That Mr. Jadhav is an Indian national, which Pakistan recognized in various not verbal. हम आपको बता दें ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं आपके सामने। जज रॉनी एब्राहम हैं जो कि प्रमुख हैं इस 12 सदस्यीय बेंच की। अभी फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर उन्होंने अभी पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझा रहे हैं। अभी फैसला सुनाया जाना है, इसमें कम से कम आधा घंटा लग सकता है, हम आपको बता दें। मगर अभी हमें ऑडियो जो है वो हेग से नहीं मिल रहा है और हम आप कोशिश कर रहे हैं आपको इस सबसे बड़े फैसले का हिंदी में अनुवाद मैं आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे हमें जज रॉनी एब्राहम की आवाज वहां से मिलती रहेगी। मगर फिलहाल हेग से हमें उनकी आवाज नहीं मिल रही है, एक ऑडियो प्रॉब्लम है जिसके चलते हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। By an advisor on foreign affairs to the Prime Minister of Pakistan, Mr. Jadhav was sentenced to death on the 10th of April
10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। Activities of espionage, sabotage उन and पर terrorism. तबाही मचाना, आतंकवाद और जासूसी का आरोप था। And continued to press for consular access. भारत लगातार and कह रहा था कि information हमें concerning कुलभूषण the जाधव से proceedings मिलने दिया जाए, against कॉन्सुलर Mr. एक्सेस की मांग कर रहा था भारत। It appears that under Pakistani law, Mr. Jadhav would have 40 days to lodge an appeal against पाकिस्तानी his कानून के अंतर्गत conviction and 40 दिन है sentence. कुलभूषण जाधव That is के until पास 19th इस फैसले के खिलाफ of अपील May करने के लिए। 2017. But it is not known whether he has done so. मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने India states, however, that माफी के on लिए the अपील की है या नहीं। 26th of April 2017, India states, however, that on the 26th of April 2017, Mr. Jadhav's mother filed an appeal under Section 133B कुलभूषण जाधव की and a मां ने petition अपील फाइल to की the थी। Federal Government of Pakistan under Section 131 of the Pakistan Army Act. सेक्शन 131 के अंतर्गत, क्योंकि मौत की Both सजा of which उन्हें were फील्ड handed कोर्ट मार्शल over के तहत by the सुनाई गई Indian थी। High Commissioner to Pakistan's Foreign Secretary on the same day. The court may indicate provisional measures कोर्ट only if कुछ the त्वरित provisions relied on फैसले कर रही by है। the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded, but need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान रही है कि हो सकता है उसका एकाधिकार मौजूद ना हो इस मामले में, कुलभूषण जाधव के फांसी के मामले में। The statute of the court and on Article 1 of the optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes which accompanies the Vienna Convention on consular relations. I will refer to these instruments as the optional protocol and the Vienna Convention, respectively. The Court must therefore first seek to determine whether Article 1 of the optional protocol prima facie confers upon it jurisdiction to rule on the merits, enabling it, if the other necessary conditions are fulfilled, to indicate provisional measures. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since the 28th of December 1977 and 1970-28 दिसंबर से भारत और पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का हिस्सा रहे हैं, and to the optional protocol since 28 December और जो वैकल्पिक प्रोटोकॉल है and 29 April 1976 respectively. 1976 से Neither of them उसका हिस्सा has रहे हैं। made reservations to those instruments. दोनों ने ही The court recalls इन प्रोटोकॉल्स that पे the किसी तरह की applicant आपत्ति नहीं seeks to जताई है अब ground तक। its jurisdiction in Article 36, paragraph 1 of the statute and Article 1 of the optional protocol. It does not seek to rely on the parties' declarations under Article 36, paragraph 2 of the statute. When the jurisdiction of the court is founded on particular treaties and conventions in force pursuant to Article 36, paragraph 1 of its statute, जज रॉनी it इब्राहिम becomes यहां irrelevant to काउंसलर consider एक्सेस the और दोनों objections देशों to के जो other अधिकार हैं, possible क्योंकि दोनों ही देश bases of jurisdiction. वियना कन्वेंशन के हिस्सेदार हैं और उसके किसी भी मुद्दे पर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है, उसको लेकर दोनों देशों के क्या अधिकार हैं उसका जिक्र यहां कर रहे हैं जज रॉनी इब्राहिम। Paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol. Thus, the court need not examine these reservations further. Article 1 of the optional protocol provides that the court has jurisdiction over, I quote, disputes arising out of the interpretation or application of the
Convention, Vienna Convention, end of quote. The court will accordingly ascertain whether, on the date of the application was filed, such a dispute appeared to exist between the parties. In this regard, the court notes that the parties do indeed appear to have differed and still differ today. कोर्ट ये मानता है कि दोनों ही पार्टीज में, दोनों ही पक्षों में विवाद है इस मुद्दे को लेकर, और उसे यह फैसला करना है कि क्या इस मुद्दे को पे फैसला करने का उसके पास कोई अधिकार है. That Mr. Jadhav should have been and should still be afforded consular assistance under the Vienna Convention. Pakistan has stated that such an assistance would be considered in the light of India's response to its request for assistance in the investigation process concerning him in Pakistan. These elements are sufficient at this stage to establish prima facie that, on the date the application was filed, a dispute existed between the parties as to the question of consular assistance under the Vienna Convention with regard to the arrest, detention, trial and sentencing of Mr. Jadhav. In order to determine whether it has jurisdiction, even prima facie, the court must also ascertain whether such a dispute is one over which it might have jurisdiction ratione materiae on the basis of Article 1 of the optional protocol. In this regard, the court notes that the acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which कोर्ट का मानना है कि भारत की दलील, खासकर आर्टिकल 36 का जो इसका जिक्र है, वो जायज है, उसे जायज मान रहा है अदालत अभी. have access to its nationals in the custody of the receiving state, as well as the right of its nationals to be informed of their rights. The court considers that the alleged failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications with regard to the arrest and detention of Mr. Jadhav, as well as the alleged failure to allow communication and provide access to him, appear to be capable of falling within the scope of the Vienna Convention ratione materiae. बड़ी जीत है भारत के लिए. पाकिस्तान द्वारा जाधव को काउंसलर एक्सेस यानी कि भारतीय अधिकारियों से न मिलने की इजाजत मान रहा है अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के वियना कन्वेंशन के मापदंडों में आता है, और यहां इसे वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा फेलियर मान रहा है, और भारत की दलील जो है उससे बहुत जबरदस्त यहां पर बढ़त मिली है, उसे जीत मिली है काउंसलर एक्सेस को लेकर. आगे सुनते हैं. The court also notes that the Vienna Convention does not contain express provisions excluding from its scope persons suspected of espionage and terrorism. At this stage, it cannot be concluded that Article 36 of the Vienna Convention cannot apply in the case of Mr. Jadhav, so as to exclude on a prima facie basis the court's jurisdiction under the optional protocol. अभी ये तय नहीं है कि जाधव यकीनन तौर पर एक आतंकवादी थे, लिहाजा काउंसलर एक्सेस उन्हें ना दिया जाए, या उन पर वियना कन्वेंशन जो है वो लागू नहीं होता है. And of quote, the Vienna Convention, and that the court therefore lacks prima facie jurisdiction under Article 1 of the optional protocol. The court does not need to decide at this stage of the proceedings whether Article 73 of the Vienna Convention would permit a bilateral agreement to limit the rights contained in Article 36 of the Vienna Convention.
It is sufficient at this point to note that the provisions of the 2008 agreement do not impose expressly such a limitation. Therefore, the Court considers that there is no sufficient basis to conclude at this stage that the 2008 agreement prevents it from exercising its jurisdiction under Article 1 of the optional protocol over disputes relating to the interpretation or the application of Article 36 of the Vienna Convention. तो बड़ी जीत भारत के लिए। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत अब कुलभूषण जाधव से काउंसलर एक्सेस का अधिकार है, ऐसा अदालत कह रही है। और दोनों देशों के बीच जो 2008 से एक बायलैटरल ट्रीटी है वो यहां पर लागू नहीं होती है, मगर वियना कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो कुलभूषण जाधव से बातचीत कर सके, काउंसलर एक्सेस हासिल कर सके। And the link between those rights and the provisional measures requested. The power of the Court to indicate provisional measures under Article 41 of the Statute has as its object the preservation of the respective rights claimed by the parties in a case, pending its decision on the merits thereof. It follows that the Court must be concerned to preserve by such measures the rights which may subsequently be adjudged by it to belong to either party. Therefore, the Court may exercise this power only if it is satisfied that the rights asserted by the party requesting such measures are at least plausible. Moreover, a link must exist between the rights whose protection is sought and the provisional measures being requested. In its application, India asserts that the rights it is seeking to protect are those provided by paragraph 1 of Article 36 of the Vienna Convention. It follows from this provision that all states parties to the Vienna Convention have a right to provide consular assistance to their nationals who are in prison, custody or detention. भारत लगातार अपनी दलील में इस बात का जिक्र कर रहा है कि जो देश वियना कन्वेंशन के भागीदार हैं, जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, उन्हें काउंसलर एक्सेस देना चाहिए, जो पाकिस्तान ने अब तक खारिज की है। कोर्ट अब तक कह रहा है कि भारत के पास वो अधिकार है, वो हासिल कर सकता है। To determine definitively whether the rights which India wishes to see protected exist. It need only decide whether these rights are plausible. The rights to consular notification and access between a state and its nationals, as well as the obligations of the detaining state to inform without delay the person concerned of his rights with regard to consular assistance and to allow their exercise, are recognized in Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention. Regarding Pakistan's arguments that first, Article 36 of the Vienna Convention does not apply to persons suspected of espionage or terrorism, and that, second, the rules applicable to the case at hand are provided in the 2008 agreement, the Court considers that at this stage of the proceedings, where no legal analysis on these questions has been advanced by the parties, these arguments do not provide a sufficient basis to exclude the plausibility पाकिस्तान की दलील को सिरे से खारिज कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान बार बार जिक्र कर रहा था कि वियना कन्वेंशन के मुकाबले में जो बायलैटरल ट्रीटी है, जो 2008 से दोनों देशों के बीच है, उसे खारिज कर, उसे वो बायलैटरल ट्रीटी जो है वियना कन्वेंशन को खारिज कर दे। मगर अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसी कोई दलील पेश नहीं की जो हम इस फैसले पर पहुंच सकें कि वियना कन्वेंशन को हम खारिज करें।
यानी कि भारत के पास अधिकार है, वो कुलभूषण जाधव से काउंसलर एक्सेस हासिल कर सकता है। Ensuring that the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. The court considers that these measures are aimed at preserving the rights of India and of Mr. Jadhav under Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention. Therefore, a link exists between the rights claimed by India and the provisional measures being sought. The court then turns to the condition of risk of irreparable prejudice and urgency. अब कोर्ट जो है बात करने वाली है कुलभूषण जाधव की जान को जो खतरा है या किसी तरह का रिस्क, उसका जिक्र कर रहा है कोर्ट यहां। Provisional measures when irreparable prejudice could be caused to the rights which are the subject of judicial proceedings. However, the power of the court to indicate provisional measures will be exercised only if there is urgency, in the sense that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights in dispute before the court gives its final decision. The court must therefore consider whether such a risk exists at this stage of the proceedings. Without prejudging the result of any appeal or petition against the decision to sentence Mr. Jadhav to death, the court considers that as far as the risk of irreparable prejudice to the rights claimed by India is concerned, the mere fact that Mr. Jadhav is under such a sentence and might therefore be executed is sufficient to demonstrate the existence of such a risk. There is अदालत ये मान रहा है कि कुलभूषण जाधव की जान को एक खतरा है क्योंकि उससे वैसे ही फांसी दी जाने वाली है, लिहाजा भारत जो दलील पेश करता रहा है, जिन रिस्क की बात कर रहा है, अदालत उसको मान रहा है। As to when Mr. Jadhav could be executed. Pakistan has indicated that any execution of Mr. Jadhav would probably not take place before the end of August 2017. This suggests that an execution could take place at any moment thereafter, before the court has given its final decision in the case. The court also notes that Pakistan has given no assurance that Mr. Jadhav will not be executed. कोर्ट ने चिंता जताई है कि पाकिस्तान ने अभी तक किसी तरह की कोई कटिबद्धता जाहिर नहीं की है कि कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने चिंता जताई इस बात पर। The court adds, with respect to the criteria of irreparable prejudice and urgency, that the fact that Mr. Jadhav could eventually petition Pakistani authorities for clemency, or that the date of his execution has not yet been fixed, are not per se circumstances that should preclude the court from indicating provisional measures. The court concludes from all these considerations that the conditions required by its statute for it to indicate provisional measures are met, and that certain measures must be indicated in order to protect the rights claimed by India pending its final decision. Under the present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed
pending the final decision in these proceedings. जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई अंतिम फैसला नहीं लेगा, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। बड़ा फैसला, भारत की बड़ी जीत। That its orders on provisional measures under Article 41 of the statute have binding effect and thus create international legal obligations for any party to whom the provisional measures are addressed. The decision given in the present proceedings in no way prejudges the question of the jurisdiction of the court to deal with the merits of the case or any questions relating to the admissibility of the application or to the merits themselves. It leaves unaffected the right of the governments of India and Pakistan to submit arguments in respect of those questions. For these reasons, the court first unanimously indicates the following provisional measures. Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed. पाकिस्तान ये तय करेगा कि जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। पहला बड़ा फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। Court of all the measures taken in implementation of the present order. 2. Unanimously decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters which form the subject matter of this order. यथास्थिति बनी रहेगी। दूसरा बड़ा फैसला। On the registrar to read the operative part of the order in French. अब ये जो पूरा फैसला है वो फ्रेंच में सुनाया जाएगा, मगर भारत के लिए बहुत बड़ी जीत। यहां पर भारत के लिए बहुत बड़ी जीत। सबसे बड़ी बात, जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाएगा, कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती। दूसरी बड़ी बात, भारत को काउंसलर एक्सेस हासिल होगा। अब कुलभूषण जाधव से वो काउंसलर एक्सेस कर सकता है, यानी कि कुलभूषण जाधव से वो मिल सकता है, जो अब तक पाकिस्तान ने खारिज किया था यह कहकर कि कुलभूषण जाधव एक आतंकवादी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह मामला वियना कन्वेंशन के अंतर्गत हिस्सा है, जिसके हिस्सेदार भारत और पाकिस्तान दोनों हैं। तो कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की एक तरफा जीत, जबरदस्त जीत इस वक्त भारत की, और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसे समझने की जरूरत है क्योंकि भारत की तमाम दलीलों को मान लिया गया है और पाकिस्तान की तमाम दलीलों के बावजूद एक एक करके तमाम चीजों को खारिज कर दिया गया है। अदालत के अंतिम फैसले तक, यानी कि अगस्त में जो फांसी दी जानी थी, वो अब पाकिस्तान नहीं दे सकता। दूसरी बड़ी बात, अब काउंसलर एक्सेस हासिल होगा कुलभूषण जाधव को। और यही नहीं, दोनों पार्टीज, अब पाकिस्तान की क्या दलील थी, दोनों के बीच में एक बायलैटरल डील है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, माफ कीजिएगा। और बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान का यह कहना था कि वियना कन्वेंशन यहां पर लागू नहीं होता, लिहाजा बायलैटरल एग्रीमेंट को यहां पर माना जाए। मगर अदालत ने कहा नहीं, दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, दोनों देशों वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं 1977 से, लिहाजा अब कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति दी जाएगी भारत को। तो यह इस बात को लेकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तमाम मांगों को खारिज कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हम आपको बता दें, अब से बस कुछ ही देर पहले जज रॉनी एब्राहम पीस पैलेस, हेग स्थित पीस पैलेस में अपना फैसला सुना रहे थे, और अब से बस कुछ ही देर पहले रजिस्ट्रार जो हैं, ऑपरेटिव हिस्सा जो है इस पूरे फैसले का, वो फ्रेंच में सुना रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि भारत के लिए अंतरिम तौर पर एक बहुत बड़ी राहत माना जाएगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि अंतरिम तौर पर बड़ी राहत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरबजीत के साथ पाकिस्तान ने क्या किया था, लिहाजा वो जहन में हमारे खौफ है।
हाँ जी, हम आपको बता दें, देखिए काउंसलर एक्सेस का अर्थ क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि संभवतः हमारे जो वहां पर हाई कमिश्नर हैं गौतम बंबावाले और उनकी जो टीम है वो संभवतः अब मिल पाएगी कुलभूषण जाधव से, काउंसलर एक्सेस हो पाएगा। यही नहीं, अब उनका जो उनका केस है वो और दमदार तरीके से लड़ सकते हैं। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है। यह एक फील्ड कोर्ट मार्शल के अंतर्गत कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने कई दलीलें पेश की थी। उसने यह भी कहा था कि भाई कुलभूषण जाधव के पास एक मुस्लिम पासपोर्ट कहां से आ गया। इस पर अदालत ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। आपको याद होगा जो तथाकथित कबूलनामा था कुलभूषण जाधव का, जो कि ड्यूरेस में या दबाव डाल के करवाया गया था, उससे पहले ही खारिज कर चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अब आज का बड़ा फैसला क्या है, जिसके अंतर्गत जब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अंतिम फैसला नहीं आएगा, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता। अब गौतम बंबावाले जो हमारे हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उनकी टीम को काउंसलर एक्सेस, यानी कि वो मिल सकते हैं कुलभूषण जाधव से, उनसे बात कर सकते हैं, उनके क्या लीगल या कानूनी विकल्प हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। और अगस्त 2017 में फांसी दी जानी थी, उस पर रोक लगा दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। बड़ा फैसला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। उन्होंने कहा कि प्रोविजनली कुछ फैसले लिए जाएं इस मुद्दे पर। Under the Vienna Convention, pending the court's decision on the merits. उन्होंने कहा कि कोर्ट के कोई भी अंतिम फैसले से पहले वियना कन्वेंशन का खास ख्याल रखा जाए। The introductory paragraphs of the order, which set out the main elements in the procedural history of the case. I shall also omit or summarize some other paragraphs. मैं इस वक्त सभी चीजों की समरी आपके सामने रखने वाला हूं। At paragraph 30. The context in which the present case has been brought before the court जिस संदर्भ में मामला लाया गया है as follows. वो इस तरह से, Mr. Jadav has been in the custody of Pakistani authorities. जाधव पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में है, 3 मार्च से उनके कब्जे में है। Although the circumstances of his arrest remain in dispute between the parties. हालांकि जिन हालात में उन्हें कब्जे में लिया गया वो विवादों में है। That Mr. Jadav is an Indian national, which Pakistan recognized in various not verbal. हम आपको बता दें, ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं आपके सामने। जज रॉनी एब्राहम हैं जो कि प्रमुख हैं इस 12 सदस्यीय बेंच की। अभी फिलहाल उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर उन्होंने अभी पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझा रहे हैं। अभी फैसला सुनाया जाना है इसमें। तो आपके सामने पीस पैलेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में तमाम जजेस पहुंचने लग गए। हम आपको बता दें तमाम जजेस जो हैं वो टोनी एब्राहम, जज रॉनी एब्राहम के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब से बस कुछ देर बाद जज रॉनी एब्राहम जो हैं वो बोलना शुरू करेंगे, जो इस वक्त आपके सामने है। जज रॉनी एब्राहम, भारतीय नेवल ऑफिसर, कुलभूषण जाधव के मामले में जिससे पाकिस्तान ने गलत ढंग से पकड़ रखा है और मौत की सजा सुना दी है, उस पर फैसला सुनाने जा रही है International Court of Justice. La Cour se réunit aujourd'hui pour rendre en audience publique sa décision sur la demande en indication de mesures submitted by India in the Jadav case, India versus Pakistan. I would recall that on 8th of May 2017,
मैं आपको बताना चाहूंगा The कि 8 मई government of India 2017 filed में in the registry of the court भारत ने an रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट में application फाइल किया था instituting proceedings against एक Pakistan याचिका जिसमें पाकिस्तान के with खिलाफ था, regard to alleged जो कि violations कुलभूषण of जाधव को the फांसी Vienna दिए जाने के खिलाफ Convention था। on consular relations in the matter of the detention and trial of an Indian national, Mr. ये मामला था Kulbhushan Sudhir हिरासत में ले Jadhav, जाने को लेकर, कुलभूषण जाधव को हिरासत में ले जाने को लेकर, in Pakistan. जिन्हें पाकिस्तान में same रखा day, गया था एक जेल में। India, referring to Article 41 भारत of ने the आर्टिकल Statute of the 41 का Court जिक्र किया था अपनी दलील and में। to Articles 73, 74, 73, and 74 इन तमाम आर्टिकल्स का of the जिक्र भारत ने rules अपनी of court, दलील में किया है कोर्ट के सामने। submitted a request for the Mr. Jadhav's mother filed an appeal under Section 133B कुलभूषण जाधव की and a मां ने petition अपील फाइल to की the थी Federal Government of Pakistan under Section 131 of the Pakistan Army Act. सेक्शन 131 के अंतर्गत, क्योंकि मौत की Both सजा of which उन्हें were फील्ड handed कोर्ट over मार्शल के तहत by the सुनाई गई Indian थी। High Commissioner to Pakistan's Foreign Secretary on the same day. The court may indicate provisional measures कोर्ट only if कुछ the त्वरित provisions relied on फैसले कर रही by है। the applicant appear prima facie to afford a basis on which its jurisdiction could be founded, but need not satisfy itself in a definitive manner that it has jurisdiction as regards the merits of the case. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मान रही है कि हो सकता है उसका एकाधिकार मौजूद ना हो इस मामले में, कुलभूषण जाधव के फांसी के मामले में। The statute of the court and on Article 1 of the optional protocol concerning the compulsory settlement of disputes which accompanies the Vienna Convention or on consular relations. I will refer to these instruments as the optional protocol and the Vienna Convention respectively. The court must therefore first seek to determine whether Article 1 of the optional protocol prima facie confers upon it jurisdiction to rule on the merits, enabling it, if the other necessary conditions are fulfilled, to indicate provisional measures. India and Pakistan have been parties to the Vienna Convention since the 28th of December 1977 and 1970-28 दिसंबर से भारत और पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का हिस्सा रहे हैं, and to the optional protocol since 28 December और जो वैकल्पिक प्रोटोकॉल है and 29 April 1976 respectively. 1976 से Neither of them उसका हिस्सा has रहे हैं। made reservations to those instruments. दोनों ने ही The court recalls इन प्रोटोकॉल्स that पे the किसी तरह की आपत्ति नहीं applicant जताई है अब its तक। jurisdiction in Article 36, paragraph 1 of the statute and Article 1 of the optional protocol. It does not seek to rely on the parties' declarations under Article 36, paragraph 2 of the statute. When the jurisdiction of the court is founded on particular treaties and conventions in force pursuant to Article 36, paragraph 1 of its statute, जज रॉनी it एब्राहम becomes यहां irrelevant to काउंसलर consider एक्सेस the और दोनों objections देशों to के जो other अधिकार हैं, possible क्योंकि दोनों ही देश bases of jurisdiction. वियना कन्वेंशन के हिस्सेदार हैं और उसके किसी भी मुद्दे पर उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है, उसको लेकर दोनों देशों के क्या अधिकार हैं उसका जिक्र यहां कर रहे हैं जज रॉनी एब्राहम। Paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol. Thus, the court need not examine these reservations further. Article 1 of the optional protocol provides that the court has jurisdiction over, I quote, disputes arising out of the interpretation or application of the convention, Vienna Convention, end of quote. कम से कम आधा घंटा लग सकता है, हम आपको बता दें, मगर अभी हमें ऑडियो जो है
वो हेग से नहीं मिल रहा है। और हम आप कोशिश कर रहे हैं आपको इस सबसे बड़े फैसले का हिंदी में अनुवाद मैं आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे हमें जज रॉनी अब्राहम की आवाज वहां से मिलती रहेगी। मगर फिलहाल हेग से हमें उनकी आवाज नहीं मिल रही है। एक ऑडियो प्रॉब्लम है जिसके चलते हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। By an advisor on foreign affairs to the Prime Minister of Pakistan, Mr. Jadav was sentenced to death on the 10th of April 2017. 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। Activities of espionage, sabotage उन and पर terrorism. तबाही मचाना, आतंकवाद और जासूसी का आरोप था। And continued to press for consular access. भारत लगातार कह रहा था कि हमें कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जाए, कॉन्सुलर एक्सेस की मांग कर रहा था भारत। It appears that under Pakistani law, Mr. Jadav would have 40 days to lodge an appeal. पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत 40 दिन है कुलभूषण जाधव के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए। 2017. But it is not known whether he has done so. मगर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने माफी के लिए अपील की है या नहीं। 26 of April 2017, India states, however, that on the 26th of April 2017,